नमस्कार। आज हम उत्तराखंड को लेकर के बात करेंगे। सन 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अभी मतदाता दिवस गया, उस दिन वोट बनाने के लिए सरकार की स्तर से प्रोत्साहित किया गया। लोग अपने मतदान केंद्रों पर गए और जिन्होंने वोट नहीं बनवाई उन्होंने वोट बनाई और जो संशोधन होने थे वोटर लिस्ट में वो भी हुए। ये सरकारी स्तर पर जो काम हुआ, इसके साथ ही जो राजनीतिक स्तर पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी अपने प्रभारियों की विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर नियुक्तियां कर दी हैं और वो अपने फील्ड में जाने लगे हैं, जनसभाएं होने लगी हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कमल शर्मा जी, जो देहरादून से हमारे बीच आए हैं। कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूछना चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर 2022 की चुनाव की जो बिसात है वो बिछ गई है, तो आप किस रूप में देखते हैं 2022 के चुनाव को? गोपाल नारसन जी, अब अगर हम कहें तो चुनाव की एक तरह से देखा जाए तो कोरोना काल जैसे धीरे धीरे अब समाप्त होता है, उत्तराखंड में होता जा रहा है, तो चुनाव की बिछात एक तरह से बचनी शुरू हो चुकी है। कोरोना काल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही, चाहे कोरोना काल रहा हो चाहे कैसे भी रहा हो, अपनी तैयारियों में युद्ध स्तर पर लगी रही। लेकिन अब अन्य पार्टियां, माने कांग्रेस ने भी प्रयास किया था, पर कांग्रेस भी अब हाईटेक तरीके से प्रयास शुरू कर दिया है। रही अब यहाँ पर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की बात कहें तो बहुजन समाज पार्टी तो मुझे लगता है कि हरिद्वार जो एक जिला पड़ता है, थोड़ा बहुत अस्तित्व यहाँ पर होगा, अन्यथा तो कहीं उत्तराखंड में दिखाई देता नहीं है। और एक नई दस्तक जो दी है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने दी है, और उसको लेके मनीष सिसोदिया जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार उन्होंने कुमाऊं की भी दौरा, गढ़वाल भी दौरा किया है। और कहीं लोग, मैं देखने को आ रहा है कि कुछ लोग आम पार्टी की सदस्यता ले भी रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि जो आम आदमी पार्टी आई है, ये कि अपना क्या अस्तित्व रखती है और क्या अगर अस्तित्व ना रखे या किसको डैमेज करती है, कांग्रेस को, बीजेपी को। और हम बीजेपी से बात करते हैं तो वो कहती है कांग्रेस को होगी, कांग्रेस कहता है किसी को ये कोई डैमेज नहीं करेगी। और यहाँ जो सीधा मुकाबला जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में दोनों पार्टियाँ बोलती हैं। बाकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे जैसे लगता है कि अब जैसे धीरे धीरे समय आएगा और दिसंबर एंड तक ये आचार संहिता लगनी है, 22 में यहाँ पर चुनाव होने हैं, मार्च में सरकार भी गठित होनी है, पर एक तैयारियां शुरू हो गई हैं। और आम आदमी पार्टी की दस्तक जो दे दी है वो कितना अस्तित्व रहती है और कितना नुकसान देती है, ये भी आने वाला समय। अभी कमल जी, आज ही जो समाचार मिला है कि जो रविंद्र जुगरान है, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा शासनकाल में राज्य मंत्री का दर्जा भी उनके पास रहा है, उन्होंने आम आदमी पार्टी सदस्यता ग्रहण की है। तो ऐसा लगता है कि भाजपा में टूट शुरू हो गई है। नारसन जी, ये बात तो कहना भी खैर उचित नहीं होगा, क्योंकि यह बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो जुगरान जी थे वो छात्र नेता भी रह चुके, आंदोलन करने से जुड़े भी रहे हैं, भाजपा में भी थे। पर कहीं ना कहीं हम ये देख रहे थे कि भाजपा में कहीं ना कहीं उनकी अधिष्ठता चलती है, भाजपा के लोग या भाजपा पार्टी उनको ज़्यादा जब नहीं दे रही थी, तो इसका भी एक कारण मानते हैं कि वो उन्होंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि संगठन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हम कभी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आप देख रहे होंगे जो हरीश रावत है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार एक मांग को उठा रहे हैं, लगातार चुनाव को लेकर कि कोई मांग भी कर रहे हैं कि जो सीएम का चेहरा है वो घोषित किया जाना चाहिए। अगर वो घोषित करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। बल्कि अगर देखा जाए तो हाईकमान ने ये भी कहा है कि ये परंपरा नहीं है हमारे यहाँ, ये चीज़ें बाद में होंगी जब चुनाव के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये स्थिति बनती रहती है, अगर ये प्रीतम सिंह, और आज कभी प्रीतम सिंह बड़े करीबी माने जाते हैं हरीश रावत के, आज स्थिति उलट सी नजर आ रही है। पर ये देखना होगा, अगर ये स्थिति दोनों कांग्रेस पार्टी की ना संभली तो उसका सीधा लाभ कहीं ना भाजपा को मिल सकता है और भाजपा मजबूत हो सकती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का रुख किस साइड जाता है, क्या होता है, ये भी आने वाला समय बताएगा। पर आदमी पार्टी मजबूती अपनी बिछा रही है। पर चर्चाएं ये भी हैं कि कहीं और लोग, दोनों पार्टियों के लोग भी अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आने वाला समय अप्रैल मई के बाद पता चलेगा क्या स्थिति बन सकती है। अच्छा कमल जी, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो जो भाजपा है
भाजपा जब यहाँ पर सत्ता में आई थी तो डबल इंजन की सरकार का एक वायदा किया था उन्होंने, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भाजपा सरकार है। लेकिन जो मौजूदा हालात हम देख रहे हैं, लोगों का भी कहना है कि डबल इंजन जो वो है, जो अपेक्षा की थी जनता ने, वो पूरी नहीं हो पाई। आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज भी अगर यहाँ से रुड़की से लक्सर की सड़क देखिए, बुरी तरह से बदहाल है। और जो लोगों की जो वायदे इन्होंने किए थे चुनाव के वक्त, वो भी पूरे नहीं हुए हैं। तो क्या इसका नुकसान भाजपा को नहीं होगा? गोपाल नारसन जी, आज आप भी, मैं तो ज़्यादा तो नहीं कहता, पर मुझे जो लगता है कि आप मेरे से भी सीनियर पत्रकार हैं इस लाइन में, पत्रकारिता में, आप मेरे से पहले जगत में आप आए हैं। ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमने डबल इंजन की सरकार बोली तो, पर कहीं चीज़ें अगर हम जानते हैं, भारत सरकार की भी कोई ऐसी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे कर्णप्रयाग योजना चल रही है, नेशनल हाईवे का काम है, इसमें भी कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिला है कि स्टेट के पे पैसा कम होने या स्टेट ने के पास नहीं होने पर फिर भी प्रयासरत है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको स्पष्ट बताया कि भाजपा पे एक संगठन की ताकत है, भाजपा पे एक मोदी का चेहरा है, जो लोग मोदी के चेहरे पे वोट डाल देते हैं। इसका कितना लाभ मिलता है तो आने वाला समय बताएगा। पर कहीं ना कहीं जैसे कोरोना काल था, यहाँ बीच में कई बार लोगों को अपेक्षा हुई, कई चीज़ें हुई, पर सबसे बड़ी बात मैंने आपको यही बताया, जैसे आम आदमी पार्टी है गई, अगर ये ट्रायंगुलर यहाँ पर चुनाव होता है, अगर ये ट्रायंगुलर चुनाव में आ जाती है, अभी तो सीधा टक्कर भाजपा कांग्रेस दोनों आपस में बता रही है, अगर कहीं जिस हिसाब से आपने यहाँ दस्तक दे दिया, अगर इसको ट्रायंगुलर तीनों में अगर चुनाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फिर स्थिति अलग हो सकती है उत्तराखंड की। जी अच्छा, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, पिछले 2 महीने से चला है, और अभी दिल्ली में जो हिंसा हुई है गणतंत्र दिवस पर, तो क्या आप मानते हैं कि जो ये घटनाक्रम हो रहा है और किसान नाराज है, क्या इसका प्रतिकूल प्रभाव उत्तराखंड की राजनीति पर पड़ेगा? नारसन जी, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो हमारा है ये पर्वतीय राज्य कहा जाता है। जी। और यहाँ पर लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट में हम 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे कहें जो गढ़वाल और कुमायूं पड़ते हैं, वहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ मेन इफेक्टेड है, एक देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जी। क्योंकि यहाँ पर अगर कहें गेहूं चावल की खेती होती है, यहाँ जो किसान है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में जाके आंदोलन में अपनी दस्तक दे रहे हैं, अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो इन 3 जिलों में मानता हूँ मैं कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं असर हो, अगर ये जल्दी समस्या का समाधान नहीं निकला। क्योंकि हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में है, वहाँ के किसान और यहाँ के किसान में बहुत फर्क है। क्योंकि वहाँ किसान नहीं हो, तो वहाँ कहते हैं उद्यान के लोग ज़्यादा है, फल सब्जी ज़्यादा है। तो हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोग दस्तक भी दे रहे हैं। खास करके उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो वहाँ का किसान ने काफ़ी दस्तक दिया दिल्ली आंदोलन में, वहाँ असर पड़ सकता है। अगर इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, अगर कुछ नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उधम सिंह नगर में किसानों के आंदोलन का जरूर फर्क पड़ सकता है। अच्छा, कांग्रेस के उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जिस एक तरफ हरीश रावत जी अपनी यात्राएं कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रीतम सिंह जी भी कुमायूं का दौरा कर रहे हैं, गढ़वाल की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से जो किशोर उपाध्याय हैं, उन्होंने वन अधिकार आंदोलन के माध्यम से अपनी दस्तक दी है, और कि इंदिरा हृदयेश भी थोड़ा सक्रिय है। तो क्या आप मानते हैं कि इसका कोई लाभ कांग्रेस अगले चुनाव में उठा पाएगी, या फिर ये अलग अलग धाराओं में चलने के कारण इसका नुकसान होगा? नारसन जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको बताया कि जो भाजपा का संगठन है बहुत मजबूत संगठन है। उससे लड़ने के लिए ये जितने भी कांग्रेस के, चाहे प्रीतम सिंह है, किशोर उपाध्याय का नाम लिया आपने, इंदिरा हृदयेश होगा, हरीश रावत होगा, ये सब पिलर हैं कांग्रेस के। अगर ये अलग अलग धाराओं में अलग अलग जाएंगे तो इसका एक मैसेज पब्लिक में अलग जाएगा, और बीजेपी भी इसका फायदा उठाएगी कि देखो कांग्रेस में एकता नहीं है, सब लोग अलग अलग कर रहे हैं। अगर ये चारों लोग एक प्लेटफार्म पे आ जाए और पूरी एकत्रता से, पूरी एकजुट होके अगर ये 2022 की विधानसभा चुनाव में लग जाए, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए घातक बन सकते हैं। अगर ये आपस में ही अलग अलग फंक्शंस करते रहे, अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाते रहे, तो इसका सीधा फायदा भाजपा को जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा वरिष्ठ पत्रकार कमल शर्मा जी ने कि अगर कांग्रेस अलग अलग धाराओं में चलेगी तो इसका नुकसान होगा और भाजपा इसका फायदा उठाएगी, और यदि एकजुटता होगी तो 2022 में कुछ करिश्मा करके दिखा सकती है। हाँ, आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा, इस पर भी राजनीति निश्चित रूप से निर्भर करेगी। जहाँ तक बसपा की बात है, बसपा के बारे में कहा गया है, समाजवादी पार्टी के बारे में कहा कि उसका कोई जनाधार यहाँ नहीं है, और केवल बसपा थोड़ा बहुत है तो जनपद हरिद्वार के अंदर है। तो सन 2022 में ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हम एक जरूर कह सकते हैं कि सन्नाटे में एक दस्तक जरूर दी है, और वो 2022 के चुनाव की आहट है। आने वाले वक्त में हम ये तय करेंगे कब क्या होगा, तब तक के लिए हम इंतजार करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर किस शख्स से बात करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।